आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर तरुणा झांब। डॉक्टर झांब, आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर झांब, महिलाओं को लेकर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हर महिला की एक इच्छा ज़रूर रहती है कि वो माँ बने, और उस प्रोसेस में आप उनकी मदद करती हैं। बताएं कि ये महिलाओं में माँ नहीं बन पाना, ये समस्या जिन जिन महिलाओं में होती है, उसके क्या क्या प्रमुख कारण होते हैं? सबसे पहले तो मैं आप थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगी इस चीज़ के लिए, लेकिन ये समस्या सिर्फ महिलाओं में नहीं होती है। समस्या महिलाओं में और पुरुषों में, दोनों में ही हो सकती है। कोई भी कपल अगर शादी के 1 साल से बाद साथ रह रहे हैं और नहीं कंसीव कर पा रहे हैं, मतलब प्रेगनेंसी नहीं लग पा रही है, तो उसको अपन निसंतानता किस कैटेगरी में रखते हैं। उनमें 30% पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें समस्याएं महिलाओं में होती हैं, 30% पुरुषों में होती हैं और 30% दोनों में ही हो सकती हैं। महिलाओं में अगर हम देखते हैं तो जो आजकल के टाइम में सबसे कॉमन समस्याएं हैं जिसकी वजह से उनको बच्चा लगने में दिक्कत आती हैं, एक तो एडवांस एज, जिसकी वजह बिकॉज आजकल शादी की उम्र लेट हो गई है, तो एडवांस एज एक बड़ा कारण है आज के समय में। ट्यूब्स का बंद होना, बच्चेदानी के दोनों साइड में ट्यूब्स होती हैं जिनको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में फेलोपियन ट्यूब्स कहते हैं, उनमें अगर ब्लॉक होता है तो वो एक मुख्य कारण है निसंतानता का महिलाओं में। इसके अलावा अंडे की संख्या में कमी होना, पीसीओडी, एक ये जो बहुत बहुत कॉमनली सुना होगा आपने, पॉलीसिस्टिक ओवरी से प्रॉब्लम हो रहा है, एग टाइम पे नहीं बनता, तो पीसीओडी आज के टाइम में एफ्लुएंट सोसाइटी में इज़ वेरी कॉमन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, क्योंकि पीसीओडी की महिलाओं में एग टाइम पे नहीं बन पाते हैं। इसके अलावा अगर हम पुरुषों की बात करें तो शुक्राणुओं की संख्या में कमी होना, उनकी मोटिलिटी में कमी होना, बाहर नहीं आ पाना, ये सब समस्याएं पुरुषों में अधिक मिलती हैं। डॉक्टर झांब, लेकिन फिर भी किसी भी दंपति को बच्चा नहीं होता है तो उसमें ख़ास तौर पर महिलाएं ज़्यादा मुखर होती हैं, ख़ास तौर पर सास या, तो दोष तो महिलाओं को ही दिया जाता है कि भी इसी में कुछ गड़बड़ है। तो ये बताएं कि ये निर्णय कब और कैसे हो कि ये जो भी संतान नहीं हो रही उसके पीछे पुरुष कारण है, महिला कारण है, या दोनों उसके लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं? हाँ, ये हमारी सोसाइटी की थोड़ी मेंटेलिटी है कि महिलाओं को दोष थोड़ा आसानी से और जल्दी दिया जाता है और वो एक्सेप्ट भी कर लेती हैं इस चीज़ को। लेकिन ओवर द टाइम हम लोग देख रहे हैं कि जो पहले जैसा सिचुएशन था वैसा तो नहीं है, पहले से तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है इस सिचुएशन में। और ये चीज़ की किसमें समस्या है, ये ही पहली स्टेप है ट्रीटमेंट की, सही डायग्नोसिस करना। सही डायग्नोसिस करेंगे तो सही रास्ते पे चल पाएंगे, क्या ट्रीटमेंट लाइन हमको अडॉप्ट करनी है वो हम प्लान कर पाएंगे। तो कोई भी दंपति अगर 1 साल से नहीं हो पा रहा है उनको बच्चा साथ रहने के बावजूद भी, तो उनका पहला स्टेप यही है कि सही जगह पे जाके अपना जांचें करवाएं। इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि समस्या महिला में है, समस्या पुरुष में है, या दोनों में ही थोड़ा थोड़ा समस्या है। डॉक्टर झांब, महिलाओं के मामले में बहुत सारी महिलाएं ख़ास तौर पर, चूँकि इतनी ज़्यादा इस ढंग से शारीरिक अवेयरनेस उनमें नहीं होती हेल्थ इश्यूज़ को लेकर, और बहुत सारी चीज़ें तो शादी के बाद ही उन्हें कुछ ढंग से पता चलती हैं, तो बहुत सारी महिलाओं को ये इशू भी रहता है कि उनके पीरियड्स को लेकर, उनकी माहवारी को लेकर, किसी को जैसे देरी से आती है, 1.5 महीने में पीरियड आ रहे हैं, 2 महीने में आ रहे हैं, या किसी को जल्दी आ रहे हैं, किसी को ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, किसी को कम हो रही है, इसको भी अपनी निसंतानता से वे जोड़ कर देखती हैं। तो पीरियड्स और निसंतानता, इसका भी कोई रिश्ता बनता है या इनकी ये कोई मिथ है? ये ऐसा, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये 100% मिथ है। माहवारी का रेगुलर होना, एक महिला को अगर, जिसको हम रेगुलर बोलते हैं, वो होता है 21 दिन से लेके 45 डेज तक, 45 दिन तक। किसी के पीरियड्स शॉर्ट होते हैं, किसी के लॉन्ग होते हैं, बट फिर उनको वो रेगुलर उसी इंटरवल पे आते हैं। अगर किसी महिला को 30 दिन में आते हैं तो रेगुलरली 30 डेज में ही आते हैं, किसी के 35 में, किसी के 25 में। दिस इज़ रेगुलरिटी। तो जो ये रेगुलरिटी है पीरियड्स की, ये हमको बताती है कि महिला के शरीर में ओव्यूलेशन हो रहा है, अंडा बनना और अंडा फूटने का काम। तो ये जब भी हम बात करते हैं कंसेप्शन की या बच्चा लगने की, तो एग होना, एग बन के फूटना, स्पर्म्स का नॉर्मल होना, ये ज़रूरी है। उसके साथ ज़रूरी है ट्यूब्स का खुले होना और बच्चेदानी की लाइनिंग का नॉर्मल होना। तो डेफिनेटली जिन महिलाओं में पीरियड्स इरेगुलर आते हैं उसका कारण होता है कि उनमें एग टाइम से बन के रप्चर नहीं हो रहा होता है।
जैसे कि मैंने आपको पहले बताया पॉलीसिस्टिक ओवरी की समस्या, तो ये समस्या में मोस्ट कॉमन सिम्टम ही यही होता है कि उनको पीरियड्स टाइम से नहीं आते हैं। किसी को 2 महीने से, किसी को 3 महीने से, किसी को दवाई लेने के बाद ही आते हैं। ये एक बड़ा कारण है इनफर्टिलिटी होने का। तो डेफिनेटली पीरियड्स की रेगुलरिटी माँ बनने के लिए ज़रूरी है। डॉक्टर चांब, ये जो पीसीओडी जिसका आप जिक्र कर रही हैं, अगर ये महिलाओं में हो तो क्या उसका इलाज संभव है, और ये अगर ठीक हो जाए तो महिला सामान्य तौर पर माँ बन पाती है? डेफिनेटली कोई भी डिज़ीज़ है जिसका मैं आपसे ज़िक्र कर रही हूँ, जो डायग्नोजेबल है, उसका इलाज तो संभव है। इलाज करने का तरीका थोड़ा सब पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर सकता है। कुछ महिलाओं में, जैसे जो पीसीओडी की समस्या होती है महिलाओं में, उन समस्या के साथ उनका वेट ज़्यादा होता है, उनकी बॉडी पे एक्सेस हेयर्स होते हैं, तो ऐसी महिलाओं को जिनमें ये पीसीओडी, इरेगुलर मेंसेस के साथ इस तरीके की समस्याएं, वो अपना वज़न कम, मतलब बेसिकली बहुत कॉमन मिथ है, ये चीज़ मैं कहूँगी कि एक मिथ है। पेशेंट्स हमारे पास आते हैं ये कह के कि मेरे को पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे इसलिए मेरा वेट बढ़ रहा है, और मैं उनको हमेशा ये समझाती हूँ है इससे उल्टा, तुम्हारा वेट ज़्यादा है इसीलिए तुम्हारे पीरियड्स इरेगुलर आ रहे हैं। तो ऐसी महिलाओं को अपना वेट रिडक्शन, डाइट प्लान, जो ये हम जंक फूड कहते हैं, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट डाइट कहते हैं, वो अवॉइड करना चाहिए। हेल्दी एक्सरसाइज करना चाहिए, हेल्दी फूड लेना चाहिए। तो ऐसे पेशेंट्स जब वेट लॉस करते हैं तो उनको नॉर्मल ओव्यूलेशन रिज्यूम हो जाता है और वो नॉर्मली कंसीव कर सकती हैं। कुछ महिलाओं में ये वेट रिडक्शन के बाद भी उनका ओव्यूलेशन नहीं रिज्यूम हो पाता है। उन महिलाओं में फिर हम ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए कुछ मेडिसिन देते हैं और उनकी हेल्प से वो बन पाती हैं माँ। डॉक्टर जांब, बहुत सारी महिलाओं में मिसकैरिएज की समस्या आती है कि उन्होंने गर्भ तो धारण कर लिया लेकिन किसी निश्चित समय बाद उनको मिसकैरिएज हो गया, या कुछ में अबॉर्शन भी करवाना पड़ता है किसी कारण से। बताएं कि ये समस्याएं कैसे होती हैं और इसके बाद क्या सामान्य गर्भ धारण किया जा सकता है? मिसकैरेज की समस्या, जो बेसिक इनफर्टिलिटी की समस्या, उससे टोटली एक डिफरेंट चीज़ है। मिसकैरेज की समस्या के कॉमन कॉजेज़ जो होते हैं वो होते हैं या तो हमारी कोई फैमिली हिस्ट्री हो जेनेटिक डिजीज़ेज़ की। जेनेटिक डिजीज़ मतलब अगर आपने कभी सुना हो डाउन सिंड्रोम हुआ, बच्चा मेंटली रिटार्डेड हुआ, बच्चे के हार्ट बनने में डिफेक्ट हुआ, तो इस तरीके की अगर जेनेटिक समस्याएं होती हैं तो ये नेचर का एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है कि जो जेनेटिकली अबनॉर्मल है वो मतलब आगे बढ़े ही नहीं प्रेगनेंसी। तो इस तरीके के पेशेंट्स जिनमें जेनेटिक अबनॉर्मेलिटी होती है उनमें हाई रिस्क रहती है अबॉर्शंस की, एक चीज़। दूसरा, कुछ महिलाओं की बच्चेदानी में दिक्कत होती है, पर्दा हो सकता है, बच्चेदानी 2 पार्ट्स में हो सकती है या बच्चेदानी आधी ही बनी हो सकती है। तो इस तरीके की महिलाओं को भी रिकरेंट अबॉर्शन, रिकरेंट मिसकैरेज की प्रॉब्लम रहती है। तो ये 2 मेजर कॉजेज़ हैं रिकरेंट अबॉर्शंस के। इसके अलावा कुछ महिलाओं की बच्चेदानी में जिसको हम बच्चेदानी का मुंह सर्विक्स बोलते हैं, उसमें मतलब वीक होता है वो, तो उसकी वजह से उनको बार बार तीसरे महीने, चौथे महीने में अबॉर्शंस होते हैं। तो ये मेजर कॉजेज़ हैं अबॉर्शंस होने के। अबॉर्शन जिन महिलाओं को हो रहे हैं उनमें इनिशियल, मतलब जैसे किसी को अगर फर्स्ट अबॉर्शन हुआ तो हम उसको इंसिडेंशियली मान के चलते हैं। एक से ज़्यादा अबॉर्शन अगर किसी महिला के होते हैं तो हमें इन्वेस्टिगेट करके देखना पड़ता है कि कॉज क्या है। अगर बच्चेदानी में कोई दिक्कत है तो ठीक है, पेशेंट नॉर्मली कंसीव कर सकता है। बट अगर हम बात करें कि इस तरीके के पेशेंट्स में IVF का रोल कहाँ आता है, क्योंकि कंसीव तो वो नॉर्मली कर ही रहे हैं, तो उनको कंसीव करने में तो समस्या नहीं आ रही है, नॉर्मली वो माँ बन ही पा रही हैं, वो पूरा टाइम तक नहीं चल पा रहा है। तो जिन पेशेंट्स को इस तरीके की अबनॉर्मेलिटी होती है उनके, जो मैं आपको बात कर रही थी जेनेटिक डिजीज़ेस की, तो जेनेटिक डिजीज़ेज हम किसी भी 2 तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी महिला में, या तो वो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में हो या तो हम उसको प्रेगनेंसी के पहले कर सकें। प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में तो जब प्रेग्नेंट होगी तभी कर पाएंगे, लेकिन जिनके 2-3 अबॉर्शन हो जाते हैं उनको हम एडवाइस करते हैं कि अपन जो IVF करें, एम्ब्रियोज फॉर्म करें और उन एम्ब्रियोज को जेनेटिकली टेस्ट करके ट्रांसफ़र करें। तो ये एक ऐसा प्रिवेंटिव स्टेप हो जाता है। तो बच्चा लगने से पहले ही हम, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई, इस प्रक्रिया को हम PGTA बोलते हैं, मतलब बाहर एम्ब्रियो बनाया, उसकी जेनेटिक टेस्टिंग की और उसके बाद ट्रांसफ़र किया। तो ये एक प्रक्रिया है जो इस रिकरेंट अबॉर्शन के पेशेंट्स में हेल्प कर सकती है। ये जो तकनीक आपने बताई इतनी सारी,
ये क्या नई तकनीक है और क्या इससे महिलाएं निश्चित तौर पर गर्भधारण कर लेती हैं? नई तो मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि बहुत नई है, बट डेफिनेटली एडवांसमेंट इस टेक्नोलॉजी में काफ़ी हो चुके हैं, रिफाइनमेंट्स बहुत इस टेक्नोलॉजी में आ चुके हैं। मैं इंदिरा आईवीएफ की बात अगर करूँ तो हम लोग को ये टेक्निक यूज़ करते हुए 5 साल से भी अधिक हो गया है, और टेक्निक तो काफ़ी पुरानी है। तो 100% हम नहीं कह सकते, इसके अलावा भी कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से अबॉर्शन होते हैं, बट अगर हम एम्ब्रियो जेनेटिकली नॉर्मल ट्रांसफ़र करें तो 95% चांसेस ये रहते हैं कि दिक्कत नहीं आएगी। डॉक्टर झांब, महिलाएं माँ बन सकें और उसके साथ साथ एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकें, ये दोनों चीज़ें आवश्यक हैं और होनी भी चाहिए। विज्ञान और तकनीक इसमें सहायता भी करते हैं, लेकिन कौन कौन से ऐसे इशू भी होते हैं जो इनमें रुकावटें क्रिएट करते हैं और विज्ञान उनमें क्या क्या मदद करता है या कर सकता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, संतान धारण करने में मतलब कंसेप्शन होने में 1 साल में अगर नहीं हो पा रहा है तो जो टेक्निक्स अवेलेबल हैं, हम अल्ट्रासाउंड की मदद से ये चीज़ देख सकते हैं कि पेशेंट के एग बन रहे हैं, रप्चर हो रहे हैं, जो कि पहले संभव नहीं था। अभी हम लोग ये कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ हार्मोनल टेस्ट हैं, वो करके देख सकते हैं कि एग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। लेबोरेटरी में जो टेक्नोलॉजी है सीमेन एनालिसिस की, उसमें इतना कंप्यूटर असिस्टेड एनालिसिस आ गया है कि मतलब सीमेन सैंपल को हमने कंप्यूटर में डाला और वील कम टू नो कि क्या सिचुएशन है और क्या इसकी प्रोबेबिलिटी है। इसके अलावा ये तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन और स्टेप्स हुए। अगर इससे के बाद भी हम पेशेंट को नहीं हेल्प कर पा रहे तो जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है वो है IUI की, जिसको हम बोलते हैं कृत्रिम गर्भाधान। आपने सुना होगा, ये टेक्निक बहुत यूज़ होती है, एनिमल्स जो वेटेनरी डॉक्टर्स हैं वो भी बहुत यूज़ करते हैं। तो इसमें हम सीमेन सैंपल को वॉश करके जो बेस्ट क्वालिटी के स्पर्म्स होते हैं उनको यूट्रस के अंदर इम्प्लांट करते हैं और एग और स्पर्म के मिलने की प्रोबेबिलिटी इससे बढ़ जाती है। इस जो IUI की टेक्निक में बात करूँ, इसकी सक्सेस रेट है 15 to 20%। इसके बाद अगर इसकी मदद से भी नहीं कोई कंसीव कर पा रहा है तो जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है वो IVF ICSI। IVF की भी एक एडवांस टेक्नोलॉजी होती है ICSI। ICSI की सक्सेस रेट अगर हम बात करें आज से 4-5 साल पहले तो 50% भी मुश्किल से थी, बट अभी हम लोग कंसिस्टेंटली 80% के अराउंड रिजल्ट देने में सक्षम हैं IVF की टेक्नोलॉजी से। तो बहुत ही हेल्पफुल है IVF की टेक्नोलॉजी, बट पेशेंट्स को क्या है आज की डेट में भी, जैसे मैं बात कर रही थी कि अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मिथ हैं सोसाइटी में, वो लोग IVF को नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं मानते हैं। वो सोचते हैं ये इट इज़ समथिंग अबनॉर्मल, और IVF में गए तो मतलब कुछ तो शायद मूवीज़ ने भी ऐसा किया है कि लोगों में मिसकंसेप्शन क्रिएट किया है कि मतलब जीन्स चेंज हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों को ये धारणा अपने दिमाग से निकालनी होगी। IVF से जो लगने वाली प्रेगनेंसी है दैट इज़ ऑल्सो एज नॉर्मल एज ए नॉर्मल प्रेगनेंसी, बस हम थोड़ा सा उसमें बाहर से काम कर रहे हैं तो ध्यान रखने की ज़रूरत ज़्यादा होती है। बच्चे भी उतने ही नॉर्मल होते हैं जितने नॉर्मल प्रेगनेंसी से बच्चे होते हैं। और जो ये मिथ है कि चेंज कर दिया जाता है, ये तो बिल्कुल दिमाग से ही निकाल देना चाहिए, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। बॉलीवुड में होता है। हाँ, ये बॉलीवुड में ही हो सकता है। सही बोल रहे हैं आप। तो IVF में भी हम लोग मतलब जब भी इनफर्टिलिटी की समस्या हो रही है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये देखें कहाँ दिक्कत है, और IVF से घबराएं नहीं। लोग सोचते हैं कि उम्र बढ़ जाएगी, 15-20 साल हो जाएंगे। हमारे पास अधिकतर पेशेंट्स ऐसे ही आते हैं। अभी भी पुराने 20 साल पहले तो इतना था नहीं नॉलेज, तो जब तक वो हमारे पास पहुंचते हैं तब तक उनका स्टेज इतनी क्रिटिकल हो चुकी होती है कि IVF से भी उनकी हेल्प करना मुश्किल हो जाता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप टाइमली पहुँचें। अगर ट्यूब्स बंद हैं, एग्स कम हैं, कुछ ऐसी समस्या है जो पॉसिबल ही नहीं है नॉर्मली कंसीव करना, तो उसमें टाइम वेस्ट ना करें अपना, अननेसेसरी अपना टाइम एज सब ख़राब करने के बाद 15 साल बाद आप सोचो अभी IVF करा लेते हैं, तब तक सब चीज़ों बहुत डिले हो चुकी है। अब तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स भी आ गए हैं। अभी गवर्नमेंट ने भी फिक्स कर दिया है 50 की एज के बाद IVF नहीं किया जाएगा। तो अपना इन चीज़ों में समय व्यर्थ ना करें और सही राह चुनें अपने संतान प्राप्ति के लिए। डॉक्टर झांब, क्या वंशानुगतता भी महिला के गर्भवती होने में कुछ रोल प्ले करती है? बहुत सारी चीज़ें ऐसे कि आपके घर में किसी को डायबिटीज़ है,
आपके वंश में किसी को डायबिटीज़ है तो चांसेस है, या कुछ ऐसे रोग है जो वंशानुगत होते हैं, या किसी की माँ को भी गर्भधारण में दिक्कत आई है, नानी को भी दिक्कत आई है, तो क्या ऐसी समस्याएं वंशानुगत भी होती हैं, या वंशानुगतता का गर्भधारण से कोई रिश्ता नहीं है? नहीं नहीं, ये वंशानुगतता, डायबिटीज़ है, मदर को खुद को डायबिटीज़ है, फैमिली में डायबिटीज़ है, इनका कोई लेना देना नहीं है इनफर्टिलिटी से। बट जो मैं बता रही थी आपको कि अगर जेनेटिक एबनॉर्मलिटी की हिस्ट्री होती है फैमिली में तो अबॉर्शंस का रिस्क ज़्यादा रहता है। इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम वंशानुगत नहीं है। डॉक्टर झांब, जैसा कि होता है और जैसा कि हम जिक्र भी कर रहे थे, महिलाएं स्वस्थ रहें, स्वस्थ तरीके से गर्भधारण करें और स्वस्थ बच्चे को जन्म दें, ये किसी भी स्वस्थ समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक महिला स्वयं स्वस्थ रहे वो भी बहुत ज़रूरी है। तो जो महिला गर्भधारण कर रही है या कर चुकी है, उसका खुद का स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो, ये बहुत अनिवार्य है। इसके साथ साथ ये चीज़, और अब हमारे यहाँ पर जब कोविड-19 आया उसके बाद से एक इम्यूनिटी जैसा शब्द और आ गया, यानी हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो हम सर्वाइव करेंगे। महिला की ख़ास तौर पर जो गर्भधारण कर रही है, करने वाली, उसकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहे, वो स्वस्थ रहे, उसके लिए क्या कुछ उसको अतिरिक्त रूप से करना ही चाहिए और क्या कुछ उसके जीवन में या जीवन शैली में वो अवश्य करे? इम्यूनिटी डेफिनेटली बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्यूनिटी का तो रिप्रोडक्शन में भी हम लोग काफ़ी रोल मानते हैं। तो इम्यूनिटी मतलब प्रेगनेंसी के लिए कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं। कोई भी पेशेंट, कोई भी फीमेल, कोई भी मेल अच्छा इम्यून सिस्टम डेवलप करने के लिए जो ज़रूरी है, नियमित व्यायाम करना, सुबह जल्दी उठ के अच्छी ताज़ी हवा लेना, जो कि हम लोग शायद भूल ही गए हैं। देन खाने पीने का इम्पॉर्टेंट है। डेली की डाइट में हमारे स्प्राउट्स होना चाहिए, विटामिन सी मतलब लेमन शुड बी पार्ट ऑफ डेली डाइट। आंवला जब भी अवेलेबल होता है, गुड़ जो है, अदरक है, ये सब चीज़ें इम्यून सिस्टम को अच्छा हेल्दी डेवलप करने में हमेशा हेल्प ही करती हैं। तो ये हमारी डेली डाइट का पार्ट होना चाहिए। देन जंक फूड वो अवॉइड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जंक फूड जितना ज़्यादा होता है, कार्ब्स ज़्यादा हैं, वेट इंक्रीज़ होता है और ये हमारे पूरी बॉडी के सिस्टम को ही ख़राब करता है। तो जो ये इस चीज़ में वी आर लकी कि इंडिया इज़ गिफ्टेड विद आयुर्वेद। तो आयुर्वेद जो चीज़ें हमको बता रहा है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर हम ये सब फॉलो कर सकें तो बहुत ही अच्छी बात है। डॉक्टर तरुणा झांब, जाते जाते उदयपुर वासियों से क्या कहेंगी? मैं मेरी तरफ से हमेशा हर किसी के लिए एक ही मैसेज है। आप जो भी काम करना चाहते हैं उसे अपनी पूरी डेडिकेशन, पूरे डिटर्मिनेशन और लगन के साथ करेंगे तो सक्सेस मिलना ही है, ज़रूरी है, मिलेगी ही। डॉक्टर तरुणा झांब, आपका हृदय से आभार।